हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, हम वही सेम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, फेडरलिज्म क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो साथ ही देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। देखिए, हमने काफ़ी इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका जैसी कंट्री का केस पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था किस तरह से जब एक से ज़्यादा डाइवर्सिटी के जब लोग किसी कंट्री में रहते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती हैं और किस तरह से उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, मैनेज किया। आप इंडिया जैसी वास्ट कंट्री की बात करें, जहाँ पे वास्ट इन द सेंस कि किस हिसाब से आप बड़ी कह सकते हो इंडिया को, यहाँ का, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, यहाँ पे रिलीजन्स होते हैं और रीजन्स भी होते हैं। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में यानी इंडिया में किस तरह से पावर को इक्वली शेयर किया गया है, किस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो देखिए, सेकंड पैरा पे मूव करते हैं। तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि वहाँ पे किस तरह के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात की गई है। तो इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, ठीक है ना, तो इसने काफ़ी, जब इंडिपेंडेंस से पहले भी जो पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन देखा था, और उसके बाद से देखिए सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ही सेवरल जो प्रिंसली स्टेट्स थे यहाँ पे वो सब एक पार्ट बन गए कंट्री के, हमारी कंट्री के। और द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके बाद इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने पूरा डिक्लेयर कर दिया इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि ये जो पूरा का पूरा देश है वो किसका यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, इन्होंने कभी भी ये वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। बट ये जरूर है कि जो इंडिया यूनियन है पूरा का पूरा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, किस प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। तो ये बेस्ड है फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, यानी फेडरलिज्म के सिद्धांतों को ये फॉलो करता है अपनी कंट्री में। लेट अस गो। आप देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एक्सप्लेन किए थे, तो वहीं का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा प्रीवियस वाला जो है वो कंटेंट भी इससे रिलेटेड है। तो अगर आप पहले वाली वीडियोस अच्छे से समझ लेंगे जो भी कंटेंट दिया है, तो आपको ये काफ़ी ईजिली हो जाएगा, हेल्पफुल रहेगी वीडियो, जिससे आपको ईजिली सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर वो जो हमने 7 फीचर्स पढ़े थे फेडरलिज्म के, तो वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन 7 फीचर्स को देख के हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो फीचर्स अप्लाई होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम देखेंगे जो हमारे यहाँ पे फॉलो होता है, तो वो 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक है फर्स्ट आपका यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे पूरे कंट्री को, द यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके बाद साथ ही देखिए जो लेटर थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म है जो ऐड हुई थी इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो टोटल हमारे पास जो टायर सिस्टम है कि 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। फर्स्ट है आपकी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो है वो है आपकी पंचायत या एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जिन्हें हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। इसके साथ ही देखिए, किसी भी फेडरेशन में ये जो डिफरेंट टायर्स होते हैं ये अपने सेपरेट इनके जुरिस्डिक्शन एरिया होते हैं, जो हमने प्रीवियस जो फीचर था फेडरलिज्म का वो पढ़ लिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। तो इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली प्रोवाइडेड है ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, 3 तरह की ये जो हमारे सिस्टम है, जो लेवल है गवर्नमेंट की, वो पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, और साथ ही उनके जो उतनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो शेयर की गई है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी मेंशन किया गया है। और किस तरह के काम, किस तरह का वर्क, किस तरह के पावर इनको दी गई है उसको मेंशन किया गया। 3 लिस्ट बनाई गई है, इन 3 लिस्ट में इनको दिया गया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, जिसमें इंक्लूड्स है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो पूरी कंट्री से इंपॉर्टेंट जो इतने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो इस लिस्ट में मेंशन है। और किस तरह के टॉपिक मेंशन है, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स जो है, बैंकिंग है, कॉम्प्लिकेशंस है, करेंसी। ठीक है, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबके सब यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं।
और इस लिस्ट की जो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसका कौन इसको ये कामों को देखेगा, उसकी जिम्मेदारी है यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है। जो भी काम है यहाँ से रिलेटेड, जो भी लॉज बनाने हैं वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट, जो कि लाइन्स मेंशन भी है। साथ ही देखिए इसके साथ ही दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसके साथ ही देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि यूनियन लिस्ट में क्यों सारे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, इनको क्यों यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है। तो इसलिए किया गया क्योंकि वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट दी कंट्री, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम एक तरह के कॉमन रूल रेगुलेशन चाहते हैं पूरी कंट्री में जो फॉलो हो, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया यूनियन लिस्ट के बारे में। अब मूव करते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। देखिए पहली बात की स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। और इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें होते हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉज बनाने हैं वो किसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। तो देखिए यूनियन लिस्ट की जिम्मेदारी होती है यूनियन गवर्नमेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके बाद देखिए और ये चीज़ लिखी भी हुई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इससे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो इसको बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी थर्ड टाइप की लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं फॉर बोथ, यानी यूनियन गवर्नमेंट की भी और एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट की भी। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस हो गई, मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन है, सक्सेशन है। तो इन तरह के जो टॉपिक जो कॉमन होते हैं, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही के लिए कॉमन इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स होते हैं ये, तो इन दोनों की इस तरह के सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी जो होती है तो वो दोनों ही गवर्नमेंट को दी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट को दी जाती है और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो दोनों ही मिलकर बनाते हैं। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर मान लीजिए किसी के भी जो लॉज हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मिलते जुलते नहीं है, कुछ मतभेद होने की उनमें संभावना होती है, तो द लॉ मेड बाई द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो इसके बाद क्या होता है, अगर इस तरह के झगड़े होने की वजह एक हो सकता है कि झगड़े हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वही फिर प्रिवेल होते हैं, ठीक है। उसी का कहना माना जाता है, उन्हीं का लॉ चलता है जो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के उस रिलेटेड। इसके साथ ही देखिए स्टार्टिंग में ये 3 लिस्ट ही बनी थी, उसके बाद क्या हुआ, एक और लिस्ट बनाई गई, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स से जब टेक्नोलॉजी एकदम से इमर्ज हुई वर्ल्ड में और इंडिया में, जब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी की बातें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इन तीनों सब्जेक्ट में, इस तीनों लिस्ट में इस सब्जेक्ट के बारे में कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ गया था। तो आप ज़रूरत थी कि एक ऐसा लिस्ट बनाई जाए जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सब की जानकारी भी दी जाए और इसको किस लिस्ट में रखा जाए इस सब्जेक्ट को। तो इसके लिए फिर एक 4th लिस्ट बनाई गई जिसको बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट, ठीक है। आप इसको रेजिडरी लिस्ट बोल सकते हैं, जिसमें इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे इस लिस्ट में रखे गए और इसकी जिम्मेदारी दी यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप की लिस्ट होती है। फर्स्ट है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपकी स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट और फोर्थ है रेजिडरी लिस्ट, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। इसके साथ ही देखिए ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो मेंशन की गई है, दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो यूनियन लिस्ट में आपके टोटल 97 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। और देखिए रेजिडरी जो होता है, रेजिडरी का मतलब ही होता है इज द रिमेन्स और विच इज लेफ्ट ओवर, ठीक है, जो चीज़ बच गई है। तो क्या बच गया था, जो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें थी, जो इस तरह के सब्जेक्ट थे वो बच गए थे, जो रेजिडरी लिस्ट में बाद में गवर्नमेंट ने इस लिस्ट में डाल दिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है वी नोटेड अबव द मोस्ट दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पार्ट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। हमने एक चीज़ देखी, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो करते हैं जिस कंट्री, वहाँ पे वो इक्वल पार्ट्स नहीं देती हैं जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होती हैं। इसी तरह से देखिए अगर हम देखा जाए द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, तो यहाँ भी डू नॉट हैव आइडेंटिकल पास, ऐसा नहीं कि सबके पास एक जैसी होती है। यहाँ पे देखिए सम स्टेट जो है, देखिए बुक के अकॉर्डिंग कंटेंट बता रही हूँ, फिर मैं इसको आपको बाद में भी जो करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है कि कुछ जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो स्पेशल स्टेटस उन्हें मिल रखा है, वो इंजॉय करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात
बात हो रही है। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, था अब तो, और मैनी प्रोविजंस जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाता था, जब तक जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली इसको अप्रूव नहीं करती थी, तब तक जम्मू कश्मीर के लोग उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। इसके साथ ही देखिए, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के जो, आप अगर वहाँ के नागरिक नहीं हो, आप कहीं और के नागरिक हो, किसी और स्टेट के नागरिक हो, तो आप वहाँ जम्मू कश्मीर के कोई भी लैंड या कोई भी हाउस जो है इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वहाँ पे। तो इस तरह के प्रोविजंस वहाँ की स्टेट असेंबली ने बना रखे थे। सिमिलर जो स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो बाकी सब स्टेट्स इंडिया के देखें तो उस तरह की चीज़ें नहीं है, बट स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए फॉलो होती थी। इसके बाद देखिए, इसके साथ ही देखिए और भी जो चीज़ें हैं, जैसे देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन की जो बहुत ही उनको कम पावर दी गई है। दीज आर एरियाज, ये वो एरियाज हैं जो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एक्जिस्टिंग स्टेट्स। दिस एरियाज लाइक जैसे कि हैं चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इन सबको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। और दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट। और ये जो टेरिटरीज हैं इनको स्टेट की जैसे पास नहीं मिली हुई हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको स्पेशल पास देता है रनिंग फॉर रनिंग दिस एरियाज, कि किस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो आप समझ सकते हो कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट इतने नहीं रोल प्ले करती है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पे रूल करती है। यहीं पे अपना पूरा का पूरा जो भी लॉ वगैरह बनाने होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है वही लागू होते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो भी शेयरिंग जिस तरह की पावर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लिखा गया है, मेंशन किया गया है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसी तरह की ये जो चीज़ें हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और इसके साथ ही ये ईजी नहीं है कि किस तरह के भी आप चेंज चाहते हो पावर शेयरिंग में, अरेंजमेंट में, तो वो बदलाव आप कर सको, क्योंकि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट खुद इन सब अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई भी चेंज कराना होता है तो फर्स्ट आपको एक जो पास कराना होता है बिल बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। तो अगर किसी तरह का चेंज आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले जो दोनों हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, वहाँ से आपको चेंज कराना पड़ेगा, और इसके लिए 2/3 जो मेजोरिटी होती है वो चाहिए होती है। एंड देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय दी लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और इसके साथ ही बाद में ये रेटिफाइड किया जाता है लेजिस्लेचर्स के द्वारा, और कम से कम एटलीस्ट जो है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स इसको पास करते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर क्या रहा है, द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। इसके साथ ही जो भी काम हो रहा है, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, उस पर भी जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे नजर रखती है, चेक करती है इन सब चीज़ों को। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट अगर फ्यूचर में होता है रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर्स की, उसको मिल गई ज़्यादा हमें कम मिली है किसी भी स्टेट के बीच में, किसी के भी बीच में, तो जो हाई कोर्ट्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो इनसे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं और देते हैं। इसके साथ देखिए जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी पूरी पावर होती है टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। तो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरी पावर होती है एक तरह से कि वो अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टैक्स, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट को रूल चलाने के लिए जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उन सब कामों के लिए उन्हें टैक्सेस की ज़रूरत होती है, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो किस तरह से पैसे कहाँ से लेते हैं, तो वो जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उस पर टैक्सेस लगाती है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए जम्मू कश्मीर का जो मैं केस आपको बताई थी, तो अब ये नहीं है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, जैसे और अदर स्टेट्स हैं इसी तरह से ये जम्मू कश्मीर को भी कर दिया गया है। और इसके साथ ही देखिए जो भी ये चीज़ें थी कि पहले वहाँ आप लैंड नहीं खरीद सकते थे, हाउस नहीं खरीद सकते थे, तो अब ये चीज़ें नहीं है, अब वहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।